हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि मॉडर्न फिजिक्स में हमारा न्यूक्लियस वाला चैप्टर चल रहा था और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर पहले सिलेबस खत्म करा दो, उसके बाद इन सीरीज को प्रोवाइड करना है। तो यार आप जैसे बोलोगे वैसे ही किया जाएगा, टेंशन मत लो। अब हम पहले सिलेबस ही खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम आपको जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या वेरियस टाइप क्वेश्चंस की सीरीज हैं वो देने वाले हैं। तो यार जैसे आप बोलोगे वैसे ही किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपको जो हमारे न्यूक्लियस वाला चैप्टर चल रहा था इसका एक पार्ट मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट आज मैं अपडेट कर दूंगा, वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। आज स्टूडेंट हम इसी में पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको सही तरह समझना होगा। इसके बहुत सारे पोर्शन ऐसे भी हैं जो यूपी बोर्ड के सिलेबस से कट चुके हैं, बट ये चैप्टर फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अब तैयार नहीं कर रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ये बच्चों आपके लिए यूज ही होगा, ठीक है। तो आप पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा आप सभी के लिए। रेडियो एक्टिविटी कहते किसे हैं? तो बच्चों यहाँ पर लिखोगे कुछ पदार्थों, मैं लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, कुछ पदार्थों जैसे यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम नाम तो सुना होगा इसका, थोरियम, तथा इनके लवणों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती रहती हैं। ये किरणें अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है ना। अपारदर्शी जानते हो, जैसे कांच है उसके हम आर पार देख सकते हैं, वो तो पारदर्शी हो गए, लेकिन जो अपारदर्शी जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो ये जो किरणें हैं ये अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं। जो परमाणु बम है ना वो यूरेनियम से ही बना होता है, क्षमता रखती हैं। तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर भी प्रभाव डालती हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें क्या कहते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव किरणें अथवा बैकुरल किरणें, ठीक है। नाम याद रखना आप सभी। बैकुरल क्यों कहते हैं? क्योंकि बैकुरल ने इनकी खोज की थी, अथवा बैकुरल नहीं, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, बैकुरल किरणें कहते हैं। तथा इन पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव पदार्थ। तथा इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तथा यह घटना क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविता कहलाती है। ठीक है बच्चों, आप समझना। देखो यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो सभी अपने अंदर से कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं। और ये जो किरणें होती हैं बच्चों, ये अपारदर्शी पदार्थों के अंदर प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं। और जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको भी ये प्रभावित करती हैं। सबसे आप सभी को पता होगा यार, ये किरणें कौन कौन से? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इन्हीं को हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और ये कब उत्सर्जित होती हैं? इन पदार्थों से, यूरेनियम, थोरियम तथा इनके लवणों से। तो आप सभी ने हिरोशिमा एवं नागासाकी, जापान के दो हिस्से हैं जहां पर जो अमेरिका है उसने परमाणु बम फोड़े थे। तो वहां पर परमाणु बम फोड़ने के बाद आज भी बच्चों अल्फा बीटा गामा रेस का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि आज भी वहां पर जो पैदा होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। और जब वहां पर ये फूटा था ना बम हिरोशिमा और नागासाकी में, तो वहां पर पूरी तरह से तबाही मच चुकी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। लेकिन जापान ने देखो कितनी अच्छी तरीके से डेवलप किया है, और जापान इस टाइम एक विकसित कंट्री है। तो वहाँ पर यार भूकंप के भी झटके बहुत ज़्यादा लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक डेवलप कंट्री कहलाती है वो। उनके अंदर कहते हैं ना एक जुनून सा है किसी चीज़ के प्रति। और हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक तो यार छोड़ो, मैं ज़्यादा टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना चाहता, अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं, ठीक है ना। कभी और इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे बच्चों।
तो कुछ पदार्थ हैं जैसे यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है और इनके लवाड हो सकते हैं। इनसे क्या होता है, कुछ अदृश्य किरणें जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देंगी अपने आप ही निकलती रहती हैं, और ये जो किरणें हैं बच्चों, ये अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं। जो हमें अपारदर्शी क्या होते हैं, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो उनके अंदर प्रवेश करने की क्षमता रखती हैं। और जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है बच्चों, उस पर भी ये प्रभाव डालती हैं। तो इन किरणों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें अथवा बैकुरल किरणें। बैकुरल किरणें क्यों कहा जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है बच्चों वो बैकुरल ने की थी, इसी वजह से इन किरणों को बैकुरल किरणें कहा जाता है। और ये जो पदार्थ हैं बच्चों, इन पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जो घटना है बच्चों, वो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटा कहलाती है। तो ये हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अगले हेडिंग डाल लीजिए, रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है वाला, रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति। सही तरह समझना बच्चों इसको, ठीक है, किरणों की प्रकृति, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये कहीं ना कहीं जरूर काम देगा। नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन क्या है यार, रेडियो एक्टिव रेज, चलो ये लगाए तो शायद ई होगा, ठीक है। तो बच्चों जो रेडियोएक्टिव किरणें हैं, इनकी प्रकृति क्या है वो हम लोग जानने वाले हैं। तो बच्चों हम क्या है, मैं एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बनाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर चलो बन जाएगा, चलो इधर बना लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर एक कांच का बॉक्स है, ये क्या है बच्चों, एक कांच का बॉक्स है। इस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है। डायग्राम बना लेना, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना लोगे। ये क्या है बच्चों, जो मैं बना रहा हूँ ये कांच का बॉक्स है, ठीक है। इसी टाइप से आप भी बना लोगे। और इसके अंदर हमने यहाँ पर कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। ये क्या है बच्चों, कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है। और इस रेडियोएक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलेंगी ना, उसको हम वैद्युत क्षेत्र से गुजार रहे हैं। तो आप इस तरीके से ही डायग्राम बनाओगे जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, अपना दिमाग इसमें बिल्कुल भी नहीं चलाना। तो जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है बच्चों, इससे 3 तरह की किरणें निकलती हैं। यहाँ पर आप दिखाओगे माइनस, ऋणावेशित प्लेट है ये। यहाँ पर दिखाओगे प्लस, ये हमारी धनावेशित प्लेट है बच्चों। तो कुछ किरणें क्या होती हैं, इस ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। कुछ की किरणें क्या होगा बच्चों, इस ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो उस धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ेंगी। कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर, कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर, और कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर। इस तरीके से आप दिखाओगे इसको, ठीक है। और कुछ किरणें ऐसी होती हैं बच्चों जो सीधी निकल जाती हैं। कुछ किरणें कैसी होती हैं जो सीधी निकल जाती हैं, बिल्कुल इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इस वैद्युत क्षेत्र का। इस तरीके से आप दिखाओगे बच्चों। तो हमने देखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, हमारा कांच का बॉक्स है बच्चों। ये क्या है, कांच का बॉक्स, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है ये, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अगर दिख ना रहा हो ना तो लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। और ये बच्चों क्या है, हमारी धनावेशित प्लेट है। ये क्या है, धनावेशित प्लेट। और ये बच्चों है हमारी ऋणावेशित प्लेट। ये क्या है, ऋणावेशित प्लेट, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा कि जब रेडियोएक्टिव पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र से होकर, रेडियोएक्टिव पदार्थ उसको हमने किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो इस रेडियोएक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलेंगी बच्चों, वो उनमें से कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। जो किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ती हैं, अब ऋणावेश की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ती हैं बच्चों, उन किरणों को हम अल्फा किरणें या अल्फा कण कहते हैं। जो किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ती हैं बच्चों, उनको बीटा किरणें कहते हैं, बीटा किरणें या बीटा कण। और जो किरणें बिल्कुल बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं बच्चों, उनको हम गामा किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गामा रेज कहा जाता है। तो जो अल्फा किरणें और बीटा किरणें बच्चों, ये कणों की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कणों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको कण भी कहा जाता है, अल्फा कण, बीटा कण, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया। तो रेडियोएक्टिव किरणों की प्रकृति की अगर हम बात करें, तो जब रेडियोएक्टिव पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इससे निकलने वाली किरणों में से कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, और कुछ किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। इन किरणों को क्रमशः अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा गामा किरणें कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। तो यहां तक तो आप आसानी से लिख लोगे। तो लिखना यही है, जब रेडियोएक्टिव किरणों को, चलो मैं लिख दे रहा हूं, जब
रेडियो एक्टिव किरणों को वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है। कहां से गुजारा हम लोग? वैद्युत क्षेत्र से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है। तो इसमें देखो आप समझना, तो इनमें से निकलने वाली, चलो मैं लिख दे रहा हूं सारी चीजें, तो इसमें तीन प्रकार की किरणें पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की किरणें पाई जाती है? 3 प्रकार की, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, आप सभी को दिखाई दे रहा है। कुछ किरणें, यहां मैं लिख रहा हूं आप, कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। कुछ किरणें उधर बताइए क्या लिखा हुआ है? धनावेशित प्लेट की ओर। कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, तथा कुछ किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। इन किरणों को क्रमशः अल्फा किरणें, बीटा किरणें तथा गामा किरणें कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना कि जब हमने रेडियोएक्टिव किरणों को, ये रेडियोएक्टिव किरणें थी, जब रेडियोएक्टिव पदार्थ से कोई किरणें निकल रही हैं बच्चों, तो वो रेडियोएक्टिव किरणें होंगी। तो जब इन रेडियोएक्टिव किरणों को हम किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो इसमें 3 प्रकार की किरणें पाई जाती हैं। कुछ किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिनको हम अल्फा किरणें कहते हैं। कुछ किरणें धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिनको बीटा किरणें कहते हैं। और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, जिनको हम बच्चों गामा किरणें कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है बच्चों, और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया होगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज और समझ में आती है, अतः स्पष्ट है कि अल्फा जो किरणें हैं, अल्फा किरणों पर धनावेश, बीटा किरणों पर ऋणावेश तथा गामा किरणें आवेश रहित होंगी। लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिख लेना। अतः स्पष्ट है कि अल्फा किरणों पर धनावेश, बीटा किरणों पर ऋणावेश तथा गामा किरणें आवेश रहित होंगी। अगर एक पॉइंट लिखना चाहते हो तो बच्चों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उम्मीद करता हूं जो मैंने बोला है वो आप सभी लिख लोगे और समझ में भी आ गया होगा। तो टॉपिक कैसे होते हैं जिनको समझना है बच्चों, रटना नहीं है, ठीक है ना। अब आगे मैं थोड़ा सा और लिखने वाला हूं बच्चों, उसको और समझ लेना। देखो जो अल्फा किरणें और बीटा किरणें हैं वो कणों की तरह व्यवहार करती हैं, इसलिए उनको अल्फा कण और बीटा कण भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, ठीक है ना। चलो पूरा ही मिटा देते हैं, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो ही चुका है। तो सही तरह समझना, ये चैप्टर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ से, और सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अब आपको रेगुलर बेसिस पे ये मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स की क्लास मिलने वाली है बच्चों, तो इनको यार ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। अगर जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको अच्छे से तैयार करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना बच्चों। तो बस हमारी तरह आप भी मेहनत करो। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखोगे, वास्तव में अल्फा किरणें, बीटा किरणें, वास्तव में, ठीक है, उसी के नीचे लिख लेना जो अभी मैंने लिखाया है। वास्तव में अल्फा किरणें तथा बीटा किरणें, जो अल्फा और बीटा की मैंने बात की ना, अल्फा किरणें तथा बीटा किरणें किसकी तरह? कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनको हम अल्फा कण और बीटा कण कह सकते हैं। ठीक है, वास्तव में अल्फा किरणें तथा बीटा किरणें कणों से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इन्हें अल्फा कण तथा बीटा कण क्या कहते हैं बच्चों? इसलिए इन्हें अल्फा कण तथा बीटा कण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? अल्फा कण तथा बीटा कण कहते हैं। क्लियर सभी को? बीटा कण, अल्फा कण तथा बीटा कण भी कहते हैं। तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें जो किरणें हैं ये कणों से मिलकर बनी होती हैं बच्चों, इसी वजह से इनको अल्फा कण तथा बीटा कण भी कहा जाता है। यहां पर बच्चों आप विशेष डालोगे,
नोट पॉइंट डालो, विशेष जो चाहते हो वो लिख सकते हो बच्चों। देखो अल्फा कण एवं बीटा कण जो है बच्चों वो किसी पदार्थ से एक साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिखूंगा अल्फा कण तथा बीटा कण, अल्फा तथा बीटा कण किसी पदार्थ से एक साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं, उत्सर्जित नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों अल्फा तथा बीटा कण जो हैं वो किसी भी पदार्थ से एक साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ, चलो लिख लो यहां पर, कुछ पदार्थ अल्फा कण उत्सर्जक होते हैं, अल्फा कण उत्सर्जक होते हैं, तो कुछ पदार्थ बीटा कण उत्सर्जक होते हैं, बीटा कण उत्सर्जक होते हैं। गामा किरणें, जो गामा किरणें बच्चों दोनों के साथ निकलेंगे, ठीक है ना, गामा किरणें दोनों के साथ होती हैं, गामा किरणें दोनों के साथ होती हैं, दोनों के साथ होती हैं। अब इसका मतलब क्या है समझाऊंगा, टेंशन मत लेना बच्चों। तो देखो जो अल्फा तथा बीटा कण हैं वो किसी पदार्थ से बच्चों एक साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ जो हैं वो अल्फा कण उत्सर्जक होते हैं, तो बच्चों कुछ पदार्थ बीटा कण उत्सर्जक होते हैं। इसका मैं मतलब थोड़ा सा आपको समझा दूं बच्चों। जैसे अगर हम यूरेनियम की बात करें तो वो एक अल्फा कण उत्सर्जक है, 92U238, ये क्या है, एक अल्फा कण उत्सर्जक है, तो इससे एक अल्फा कण निकलेगा 2α4। तो जब इससे एक अल्फा कण निकलेगा तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी और एक नया परमाणु हमें मिल जाएगा जिसका नाम है बच्चों थोरियम। यहां पर ये जो बना थोरियम बच्चों ये एक बीटा कण उत्सर्जक है। क्या है बच्चों, ये एक बीटा कण उत्सर्जक है। तो 90TH234 इज गिवन यू 91Pa प्रोटेक्टिनियम 234 प्लस -1 बीटा 0। लेकिन जो गामा किरणें हैं बच्चों वो दोनों के साथ निकलेंगी, गामा किरणें इसके साथ भी निकलेंगी बच्चों और गामा किरणें आप इसके साथ भी दिखाओगे। गामा किरणें दोनों के साथ उत्सर्जित होती हैं। क्लियर सभी को? तो आपने यहां पर क्या देखा कि जो यूरेनियम है बच्चों ये तो अल्फा कण उत्सर्जक है, लेकिन जो थोरियम है बच्चों ये हमारा बीटा कण उत्सर्जक है। तो जितने भी पदार्थ होते हैं वो एक साथ कभी भी अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित नहीं करते हैं। कुछ पदार्थ अल्फा कण उत्सर्जक होते हैं तो कुछ पदार्थ बीटा कण उत्सर्जक होते हैं, लेकिन गामा किरणें दोनों के साथ उत्सर्जित होती हैं। चाहे अल्फा कण निकले तो गामा किरणें उसके साथ निकलेंगी और बीटा कण निकलेगा तो भी गामा किरणें इसके साथ निकलने वाली हैं। क्लियर है बच्चों? और यहां पर थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बच्चों, यदि कोई पदार्थ अल्फा कण उत्सर्जक है, अल्फा कण उत्सर्जक है तो उससे अल्फा कण निकलने के पश्चात, अल्फा कण निकलने के बाद उसके परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार क्या होगा, बदल जाएंगे यार। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बच्चों बदल जाएंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है, नया तत्व बनेगा, अर्थात नया तत्व बनेगा। क्या बनेगा? नया तत्व बनेगा। और जो बच्चों नया तत्व बना है हो सकता है यार वो बीटा कण उत्सर्जक हो, ठीक है ना, नया तत्व बनेगा, हो सकता है कि वो बीटा कण उत्सर्जक हो, तो यहां पर आप ये लाइन इंक्लूड कर सकते हो बच्चों। ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। तो आपको यहां पर देखो बच्चों क्या देखने को मिला। पहली चीज तो ये कि जो अल्फा किरणें और बीटा किरणें होती हैं बच्चों ये कणों की तरह बिहेव करती हैं, इसी वजह से इनको अल्फा कण और बीटा कण कहा जाता है। क्लियर है? एक चीज तो हमने यहां पर ये एक चीज क्लियर की। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि अल्फा कण और बीटा कण किसी भी पदार्थ से एक साथ उत्सर्जित नहीं होंगे। हो सकता है कि वो पदार्थ जो है वो अल्फा कण उत्सर्जक हो, उसके बाद जो नया पदार्थ बनेगा, नया तत्व बनेगा, हो सकता है वो बीटा कण उत्सर्जक हो। तो मैंने यहाँ पर इसका भी एग्जांपल दिखा दिया। जो यूरेनियम है बच्चों ये हमारा अल्फा कण उत्सर्जक है, तो इससे अल्फा कण मैंने दिखाया। लेकिन गामा किरणें दोनों के साथ उत्सर्जित होती हैं, चाहे वो अल्फा कण उत्सर्जक हो चाहे वो बीटा कण उत्सर्जक हो। जब इसने अल्फा कण उत्सर्जित किया तो भी गामा किरणें बच्चों इसके साथ थी, और जब ये नया तत्व बना, देखो जब इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदलेंगे तो एक नया तत्व बनेगा। मैंने यहाँ पर ये लिखा है, यदि कोई पदार्थ अल्फा कण उत्सर्जक है तो उससे अल्फा कण निकलने के बाद उसके परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार बदल जाएंगे, अर्थात नया तत्व बनेगा। यही तो हुआ।
इससे जब अल्फा कण निकला तो इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बदल गए और हमें एक नया तत्व मिल गया जिसका नाम है थोरियम। जो थोरियम बच्चों मिला हमें, ये क्या है, एक बीटा कण उत्सर्जक है। तो वही लाइन तो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसने एक बीटा कण उत्सर्जित किया और हमें प्रोटैक्टिनियम मिल गया। गामा किरण दोनों के साथ निकलने वाली हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इनके गुणों के बारे में जानेंगे, क्या क्या उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जल्दी से आप सभी इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन गुणों को यार मैं एक साथ कराऊंगा जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, समझना कैसे। और अंतर पूछा जाए तो बच्चों आप अंतर भी करके आ सकते हो। इस तरीके से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये रटने वाली चीज नहीं होती यार, समझने वाली चीजें होती हैं। अगर आप समझ गए तो आप कभी नहीं भूलोगे, और रट्टा मारोगे तो आज रट्टा कल भूल जाओगे। ऐसा आपको नहीं करना है यार। समझदार बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो। और इन वीडियोस के यार आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। ठीक है, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स हम खत्म करेंगे, ऑप्टिक्स भी खत्म करेंगे, तभी आपकी सीरीज चलाएंगे, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हो। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के अंदर है ना जो सीरीज चलनी है उनका तो कोई वैल्यू है ही नहीं यार। बस सिलेबस से मतलब है। सर सिलेबस खत्म नहीं कराओगे, सर ये नहीं कराओगे, वो नहीं कराओगे। चलो बच्चों, जैसे आप बोलोगे वैसे ही किया जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने खत्म किया। अब हम जानने वाले हैं इन सभी के गुणों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ रेडियो एक्टिव किरणों के गुण लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, रेडियो एक्टिव किरणों के गुण, किरणों के गुण। देखो बच्चों, रेडियो एक्टिव किरणों के गुण की बात करें तो मैं यहां पर लिखूंगा अल्फा कण। ठीक है ना, एक ही मैं सभी को समझा दूंगा। यहां पर लिखूंगा मैं बीटा कण और यहां बच्चों मैं लिखने वाला हूं गामा किरण। ठीक है, तीनों में आप अंतर भी समझ सकते हो इस हिसाब से, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन की, या फिर लिख लो यहां पर थोड़ा सा, अल्फा कण धनावेशित कण है। अल्फा कण क्या है आपका, धनावेशित कण है। ठीक है, इसे 2α4 से प्रदर्शित करते हैं, 2α4 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अल्फा कण क्या है, एक धनावेशित कण है और इसे हम 2α4 से प्रदर्शित करते हैं। इस पर आवेश लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इस पर प्लस 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश, क्योंकि धनावेशित कण है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हो अगर अंतर कर रहे हो तो। हम थोड़ा सा इनके बारे में बता रहे हैं, इन कणों के बारे में बता रहे हैं। बीटा कण की बात करें तो लिखोगे बीटा कण ऋणावेशित कण है, बीटा कण ऋणावेशित कण है। इसे -1 बीटा 0 से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इन पर -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसी के बराबर बीटा कण पर भी आवेश होता है। गामा किरणों की बात करेंगे बच्चों तो यहां लिखोगे गामा किरणें आवेश रहित होती हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। गामा किरणें आवेश रहित होती हैं, आवेश रहित होती हैं, इन पर कोई भी आवेश बच्चों नहीं होता। ये हमारा पहला अंतर हो जाएगा। हमने थोड़ा सा इनके बारे में जाना बच्चों कि अल्फा कण धनावेशित कण है, इसे हम 2α4 से रिप्रेजेंट करते हैं और इन पर इतना आवेश होता है। सेम मैंने बीटा कण के बारे में बताया, सेम मैंने गामा किरणों के बारे में बता दिया। दूसरा पॉइंट है बच्चों इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/100वां भाग होता है। काफी कम है, 1/100वां भाग होता है। तो यहां ये भी लिख सकते हो कि इनका वेग प्रकाश के वेग के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है, 1/100वां भाग है। यहां लिखोगे बच्चों आप सभी इनका वेग प्रकाश के वेग का 1% से, प्रकाश के वेग का 1% से 99% तक होता है। कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, 1% से लेके जो प्रकाश के वेग है उसका 1% हो सकता है, उसका 99% तक हो सकता है। प्रकाश के वेग का 1% से 99% तक होता है। और यहां पर आप लिखना चाहते हो तो एक लाइन यहां पर इंक्लूड और कर लेना, गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है।
और यहाँ पर लिखोगे बच्चों सेकंड पॉइंट में, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये अंतर बता रहा हूं। अगर आपसे गुण पूछे ना कि अल्फा कणों के गुण लिखिए, तो आप सारे गुण लिख दोगे। ये गुण है, ये सभी क्या है, अल्फा कणों के गुण, बीटा कणों के गुण, और अंतर पूछेगा तब भी आपको सेम प्रोसेस लिखना है जैसे मैं बता रहा हूं। फिर क्या करोगे, तीनों के बीच लाइन खींच दोगे आप इस टाइप से, तो गुण भी हो गए और अंतर भी हो गया। इसी वजह से मैं आपको तीनों को एक साथ करा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखोगे, इनकी आयनीकरण क्षमता, आयनों में तोड़ने की क्षमता, ठीक है ना, इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा बीटा कण और गामा किरणों दोनों से अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। यहां लिखोगे बच्चों तीसरे पॉइंट में, इनकी आयनीकरण क्षमता अल्फा कणों से कम तथा गामा किरणों से अधिक होती है। गामा किरणों से अधिक होती है। यहां लिखोगे बच्चों तीसरे पॉइंट में, इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है। इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है बच्चों, तो आयनीकरण क्षमता की बात करेंगे तो इनकी सबसे अधिक होगी। इनकी जो आयनीकरण क्षमता है वो अल्फा कणों से तो कम होती है, लेकिन गामा के जो किरणें बच्चों इनसे अधिक होगी, और गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता बच्चों सबसे कम होती है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, भेदन क्षमता, किसी भी चीज को भेदना। ठीक है, तो इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। यहां लिखोगे चौथे पॉइंट में बच्चों, इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों से तो अधिक होगी, अल्फा कणों से अधिक, लेकिन गामा किरणों से कम होती है। लेकिन गामा किरणों से कम होती है, कम होती है। तो इनकी जो भेदन क्षमता है बच्चों वो अल्फा कणों से तो अधिक होगी, लेकिन गामा किरणों से कम होती है। यहां पर आप चौथा पॉइंट लिखोगे, इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। यहां लिखोगे 5 वर्ड लिखना चाहते तो, ये फोटोग्राफिक प्लेट को हल्का सा प्रभावित करती हैं। यहां लिखोगे 5 पॉइंट में, ये फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा कणों से अधिक प्रभावित करती हैं। यहां लिखोगे ये फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। तो बच्चों ये 5 गुण हो जाएंगे, या 5 अंतर समझ सकते हो। बोर्ड परीक्षाओं में अगर अल्फा कण, बीटा कण, गामा कणों में अंतर पूछेगा तो आप ये 5 पॉइंट लिखकर आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपसे अल्फा कण के गुण लिखिए, बीटा कण के गुण लिखिए, यहां पर बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। अल्फा कण क्या है, धनाभिषिक्त कण है, बीटा कण ऋणाभिषिक्त कण है, गामा कण आवेश रहित होती हैं, अर्थात इस पर आवेश नहीं होता है। तो ये बच्चों अंतर के पर्पज से भी समझ सकते हो आप, और अगर गुण आएंगे तो गुण के हिसाब से भी आप इसको लिखकर आ सकते हो। तो बच्चों आज तो इतना रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रेडियोएक्टिव 6 के बारे में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में कराऊंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी बच्चों, कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में रदरफोर्ड सोडिका नियम, अर्ध आयु, औसत आयु, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, सक्रियता के बारे में। और आगे जो वीडियो होगी उसमें रेडियोएक्टिविटी वाला जो पोर्शन है उसको पूरा समाप्त कर देंगे। तो आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मुझे मत करना। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना बच्चों, जिस वजह से मैं आप सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप भी IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो? तो स्टूडेंट अनअकैडमी आप सभी का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए। आप यहां पर बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा स्टूडेंट अपनी स्टडी कर सकते हो। और यहां पर देखो, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं स्टूडेंट। एक तो आप घर बैठे लाइव क्लासेस देख सकते हो, आपके पास जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी का अनलिमिटेड एक्सेस होगा, प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, बैच कोर्सेज होंगे, आपको जो टॉप एजुकेटर्स हैं या फिर मेंटरशिप भी मिलेगी और गाइडेंस भी मिलेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट देखो और भी बेनिफिट्स मैं बता दूं, यहाँ पर जितना भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। रेगुलर बेसिस पे स्टूडेंट
आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट आपको मिलने वाली हैं जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिंक की लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले लेना तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, मनोज चौहान सर, अमन धतरवाल सर, शरद कोठारी सर, इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको आईआईटी जेईई के लिए टीच करने वाले हैं यार। घर बैठकर आप कोटा की टॉप फैकल्टी से भी पढ़ सकते हो। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए और क्या हो सकती है यार। तो यहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं। तो स्टूडेंट बैचेज देखो यहाँ पर जेईई 2021, जेईई 2022, जेईई 2023 इंग्लिश में आपके बैच हैं स्टूडेंट। ड्यूरेशन 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। लाइव क्लासेज होंगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। सारी चीजें मैं आपको बता चुका स्टूडेंट। आप चाहे जेईई 2022 में देने वाले हो या फिर 23 में देने वाले हो, वो आपके डिपेंड करता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन आप जितने महीने का चाहते हो वो ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए और भी देखो बहुत सारी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। एक और गुड न्यूज आप सभी के लिए स्टूडेंट ये है, इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि एवरी संडे हुआ करेगा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और अगर आप यहां पर अनलॉक करना चाहते हो तो स्टूडेंट अनलॉक करते टाइम आपको कोड यूज करना है स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी, तब स्टूडेंट आप फ्री में एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज आप एनरोल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों। और यहां पर देखो यार, अगर आप टेस्ट देते हो ना तो यहां पर स्टूडेंट आपके लिए क्या मिलेगा, प्राइज भी मिलने वाला है। क्या देखो, टारगेट जेईई 2022, टारगेट जेईई 2023, अगर आप 100% स्कॉलरशिप, जो टॉप 2 रैंकर्स हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। टारगेट जेईई 2022 वालों के लिए, ठीक है ना, सेम 2023 वालों के लिए। तो यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए बच्चों। एक और गुड न्यूज आपके लिए स्टूडेंट, देखो आपके पास कुछ टाइम बचा हुआ है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ टाइम बाद जो है वो डिस्काउंट स्टूडेंट आपको 5% मिला करेगा। और आपको कोड यूज करना बच्चों स्मार्ट स्टडी, तभी आपको ये 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके।